नमस्कार दोस्तों। 1953 में डॉक्टर जॉनस सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। पोलियो के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन 1950s के दौर में पोलियो एक एपिडेमिक डिजीज थी। लेकिन जब 1955 में डॉक्टर जॉनस सॉल्क से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि हु ओन्स द पेटेंट फॉर दिस पोलियो वैक्सीन, तो उन्होंने कुछ ये आंसर दिया था। The people, I would say, there is no patent. Could you patent the sun? लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो भारत और साउथ अफ्रीका जैसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट को वेव किया जाए, ताकि कोविड-19 वैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके और वैक्सीन शॉर्टेज से निपटा जा सके, और साथ ही पुअर कंट्रीज के लिए वैक्सीन को अफोर्डेबल बनाया जा सके। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ये पेटेंट क्या है और ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर इसको वेव किया जाता है तो वैक्सीन शॉर्टेज से निपटा जा सकता है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टी यानी कोई भी ऐसी फिजिकल थिंग जिस पर आपके कुछ बंडल ऑफ राइट्स हैं या आपके कुछ अधिकार हैं कि सिर्फ आप ही उस चीज़ को या तो बेच सकते हो या उसका यूज़ करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हो या तो उसे ऐसे ही पड़े रहने दे सकते हो, जैसे कि लैंड, लैपटॉप, होम, ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मेंटल पावर या इंटेलिजेंस। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे इंटेलेक्ट यानी कि हमारे माइंड की क्रिएशन है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या तो वो इन्वेंशन हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है जैसे कि म्यूज़िक, बुक्स, वीडियो, ये हो सकते हैं, और या तो कोई डिज़ाइन या कॉन्सेप्ट हो सकता है, या कोई डेवलपमेंट प्रोसेस या कोई फार्मूला हो सकता है जिससे कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ ऐसे लीगल राइट्स होते हैं जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके और उससे बेनिफिट कमा सके और किसी दूसरे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करने से रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आपके माइंड में एक स्टोरी है, तो आप उस स्टोरी को क्रिएटिव वे में लिखते हैं और उसे एक नॉवल बना देते हैं। तो वो नॉवल आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ क्योंकि आपने अपने माइंड, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके उस नॉवल को लिखा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अकॉर्डिंग उस नॉवल पर सिर्फ आपका अधिकार होगा, यानी कि सिर्फ आप ही उस नॉवल को पब्लिश कर सकते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के उसे सेल कर सकते हो, और जो भी बेनिफिट होगा उस पर भी सिर्फ आपका अधिकार होगा। और अगर कोई और पर्सन बिना आपकी परमिशन के और बिना आपसे लाइसेंस लिए उस नॉवल को कॉपी करता है और उसे सेल करता है तो उसे इलीगल माना जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। तो यहाँ पे हम वैक्सीन और स्पेसिफिकली कोविड-19 वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो एक नोवल इन्वेंशन है, और इन्वेंशन के लिए जनरली पेटेंट ग्रांट किया जाता है। तो पेटेंट किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी न्यू इन्वेंशन के लिए एक इनोवेटर को या इन्वेंटर को दिया गया एक ऐसा सर्टिफिकेट या एक ऐसा राइट होता है जिससे वो बाकी सभी लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इन्वेंशन को कॉपी करने से, मैन्युफैक्चर करने से, यहाँ तक कि सेल करने से और यूज़ करने से भी एक्सक्लूड कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो तो आपको उस इन्वेंशन का पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और आपको पेटेंट तभी ग्रांट होता है अगर आपकी इन्वेंशन नोवल हो, यानी कि आपसे पहले किसी ने भी वैसा इन्वेंशन न किया हो और साथ ही प्रेजेंट और फ्यूचर में उसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो और वो सोसाइटी और नेशन के लिए भी यूज़फुल हो। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1883 से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट जनरली एक देश की बाउंड्री के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता था। यानी अगर आप कोई नया इन्वेंशन करते हो, उसके लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो और आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है, तो वो आपकी कंट्री में ही एप्लीकेबल होगा। यानी किसी और कंट्री की कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन अगर आपके पेटेंट को कॉपी करते हैं और अपने कंट्री में पेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसे लीगल नहीं माना जाता है। इसीलिए 1883 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटरनेशनली यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी कि पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी को लाया गया। उस समय सिर्फ 11 कंट्रीज इस कन्वेंशन की मेंबर हुआ करती थी। तो इस एग्रीमेंट के अनुसार पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी की किसी भी मेंबर कंट्री में दूसरी कंट्री के द्वारा अगर पेटेंट के लिए अप्लाई किया जाता था तो उसे नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा। यानी कि जैसा ट्रीटमेंट आप अपने नेशनल्स को प्रोवाइड करते हो पेटेंट की प्रोटेक्शन के लिए और पेटेंट एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए, वैसा ही ट्रीटमेंट आपको किसी फॉरेन कंट्री को भी देना होता है। लेकिन
पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी की एक मेंबर कंट्री में अगर आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दूसरी मेंबर कंट्री में भी पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। 1970 में पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटी पीसीटी यानी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी को लाया गया। तो इस ट्रीटी से पहले ये होता था कि आपको हर एक मेंबर कंट्री में अलग से पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती थी, लेकिन इस ट्रीटी के बाद आपको सिर्फ एक पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और आपको हर एक मेंबर कंट्री में पेटेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट की गई। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना और उसे रेगुलेट करना है। इस समय तक वर्ल्ड की 164 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। 1995 से पहले वर्ल्ड की हर एक कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग लॉज थे। इसीलिए 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हर एक कंट्री को ट्रिप्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी कंट्रीज के लॉज को मॉडिफाई करना था, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हर एक कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेम स्टैंडर्ड और सेम लॉज के साथ प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज को 10-10 साल का टाइम भी दिया गया। ट्रिप्स एग्रीमेंट का सबसे बड़ा चेंज हमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखने को मिला। इस एग्रीमेंट से पहले बहुत सारी कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर कोई इन्वेंशन होता था तो इन्वेंशन के लिए पेटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता था, और जिन कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेंशन को पेटेंट प्रोवाइड किया भी जाता था वो सिर्फ इन्वेंशन की प्रोसेस के लिए प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन ट्रिप्स एग्रीमेंट के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेंशन की प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों के लिए पेटेंट प्रोवाइड किया जाने लगा, और ये पेटेंट जनरली 20 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल्स में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पेटेंट प्रोटेक्शन एक मोनोपोली प्रोवाइड करता है ताकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकूप कर सकें और बेनिफिट कमा सकें, ताकि फ्यूचर में जब न्यू मेडिसिन बनानी है तो वो फिर से इन्वेस्ट कर सकें। यानी कि पेटेंट प्रोटेक्शन इनोवेशन और इन्वेंशन को बढ़ावा देते हैं। करंट सिचुएशन में कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो पेटेंट वन ऑफ द रीजंस है वैक्सीन शॉर्टेज का, स्पेशली इन द लो इकोनॉमिक कंट्रीज और इन द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो डेवलप्ड नेशंस में प्रेजेंट है। लेकिन ट्रिप्स एग्रीमेंट में बहुत सारी फ्लैक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं ताकि पब्लिक हेल्थ को इग्नोर न किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिप्स एग्रीमेंट के आर्टिकल 31 में ये कहा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी मेंबर कंट्री नेशनल इमरजेंसी के दौरान और पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज के लिए कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। नॉर्मली किसी भी पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट होता है कि वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को वॉलंटरी लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस की एस्ट्राजेनिका वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पेटेंट राइट है। केवल वही उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वही उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की तरफ से वॉलंटरी लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है कि वो भारत में उसे कोविशील्ड के नाम से मैन्युफैक्चर करके उसे सेल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, कंपल्सरी लाइसेंस में किसी देश की गवर्नमेंट पेटेंट होल्डर कंपनी की परमिशन के बिना किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को पेटेंट वैक्सीन को प्रोड्यूस करने की परमिशन ग्रांट कर सकता है, लेकिन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी और पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज के लिए। और आर्टिकल 31 में ये कहा गया है कि अगर किसी कंट्री में सफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो खुद किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो कोई भी डेवलप्ड कंट्री जिनके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है वो कंपल्सरी लाइसेंस के अंडर उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसे उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वॉलंटरी लाइसेंस की तरह कंपल्सरी लाइसेंस में भी पेटेंट होल्डर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फंड ट्रांसफर किया जाता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट के आर्टिकल 27 में ये भी कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट राइट से एक्सक्लूड कर सकती हैं। यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट में कुछ ऐसी फ्लैक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं जिनके अकॉर्डिंग यदि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 164 कंट्रीज एग्री करती हैं तो कोविड-19 वैक्सीन के केस में
में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को टेम्पररी वेव किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। लेकिन अगर एक भी कंट्री डिसएग्री करती है तो ऐसा नहीं हो सकता। भारत और साउथ अफ्रीका द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कोविड-19 वैक्सीन के केस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को टेम्पररी वेव करने के प्रपोजल को बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ एक डेवलप्ड नेशन अभी भी इसके अगेंस्ट हैं। लेकिन हाल ही में यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने ये अनाउंस किया है कि यूएस कोविड-19 वैक्सीन के केस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को टेम्पररी वेव करने के प्रपोजल को सपोर्ट करता है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कोविड-19 केस में वेव किया जाता है तो इससे ये होगा कि वर्ल्ड में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनके पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोविड-19 वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे वैक्सीन शॉर्टेज को कम किया जा सकता है। और साथ ही वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने की वजह से वैक्सीन के रेट कम हो जाएंगे, जिससे लो इकोनॉमिक कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस को वैक्सीन अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अंत में सिर्फ इतना ही कि यस, लॉ इज इंपॉर्टेंट, लेकिन लॉ से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है वो है ह्यूमैनिटी। और यही पेंडेमिक वो समय है जब एक नेशन दूसरे नेशन के प्रति ह्यूमैनिटी दिखाए, क्योंकि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।